मैं अक्षय सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल अक्षय सर लुसेंट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो सेंटअप एग्जाम हुआ सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, साथ ही साथ उस उत्तर पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उसका अनुभव मिलेगा और आप किस तरह सही क्वेश्चन कर सके उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू से करते हैं सभी प्रश्नों का डिस्कशन। देखिए, हम एक नोट्स है मेरा जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आप सब उसको जरूर देखें, उससे ही सब क्वेश्चन आता है। सब बच्चा देखता आके एग्जाम देकर आता, बोलता बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन लड़ा था। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए ठीक लगाया है, प्रथम व्यापारी हिंद चीन में पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। याद रखिएगा, हिंद चीन में पूछेगा पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे? पुर्तगाली। फिर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? फान वई चाओ। राष्ट्रवाद वाला चैप्टर से फान वई चाओ ने क्या लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? याद रखिएगा फान वई चाओ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? बताइए तो कहां के शासक थे? कंबोडिया के थे। देखिए सही, बिल्कुल जवाब सही है, कंबोडिया के शासक थे। कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक तो कंबोडिया के शासक थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए जबरदस्त है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? सॉरी ध्यान दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो याद रखिएगा कौन दिया गया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के द्वारा। समझ गए हैं? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो किसान आंदोलन किया गया था उसी में इसको किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए ध्यान से देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, राजतंत्र का क्या करना? पुनर्स्थापना करना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम तक में आता है, बार बार पूछा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानता है? जल्दी बोलिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल खान गफ्फार को। ये भी क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद से आया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल खान गफ्फार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। अरे देखिए ये भी कितना, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए तो, गेरीवाल्डी, मेजनी, नेपोलियन, बिस्मार्क। तो क्या बोलेंगे आंसर? बिस्मार्क, बिल्कुल सही आंसर है। गेरीवाल्डी, बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया था? रक्त एवं लौह नीति का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में देखते क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देशों के बीच हुई थी? बेस्ट लिटोवक्स की संधि किसके देश हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। बेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? रूस एवं जर्मनी के बीच। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? देखिए तुर्की का, बचवा हमारा है, सही है, तुर्की का हुआ था पराजय। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय। कौन स्वतंत्रता संग्राम में? यूनान स्वतंत्रता संग्राम में। ये भी राष्ट्रवाद का ही क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए तो, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, बिस्मार्क ने किया था, नेपोलियन ने किया था, हिटलर ने किया था, मेटरनिक ने किया था? किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। वियना कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है, देख कितना अच्छा है क्वेश्चन, किस घटना के विरोधास्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? याद है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अब महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। बहुत लोगों ने लौटाया था उपाधि, भयानक घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको याद होगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1945
19 ईस्वी को। उसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइट की उपाधि लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आए देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? बताइए तो, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बराबर ये क्वेश्चन आते रहता है, हर एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल के नेता नहीं है? देखिए बच्चा यहीं फंस जाता है, मार देगा। नरम दल के नेता कौन है? बोलता कौन नहीं है। कौन नहीं है तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता नहीं थे। कौन दल के नेता थे? गरम दल के। कितना लोग नरम दल के मान लेते गोपालगंज गोखले, नहीं, ये सब कौन दल के थे? नरम दल के थे। ये बोला नरम दल के नहीं थे, अर्थात ये कौन दल के थे? गरम दल के थे। तो गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, देखिए भारत में राष्ट्रवाद वाला से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बिल्कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिल्कुल सही है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र जब हुआ था तो उसमें कितने कांग्रेस भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था। पहली बार बनाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। चलिए, मेजनी का संबंध किससे है? याद रखिए, मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनेरी से। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? याद रखिएगा, किससे है? कार्बोनेरी से है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, दो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश लिखा, इसलिए हम हिंदी को डायरेक्ट चेक करते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो, जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। चलिए देखिए कितना, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? याद रखिए, किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व से बाहर हुआ था? यही था, बेस्ट लेटोवस की संधि के द्वारा। याद रखिएगा, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था रूस? तो क्या 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 बोलिएगा? बेस्ट लेटोवस की संधि के दौरान ही क्या हो गया था? रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? याद कीजिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, कहां हुआ था जी? यूपी का एक जगह है जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 21 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था जी? जिंदा जला दिया गया था। मुठभेड़ हुआ था, आंदोलन कर रहे थे कर्मचारियों में, क्या हुआ था? आपस में वार्तालाप के समय कुछ बहसबाजी हो गई, जिससे पुलिस वालों के और आंदोलनकारियों के बीच हंगामा हो गया और आंदोलनकारियों ने क्या किया था? 21 पुलिस कर्मियों को थाने को घेर कर जिंदा जला दिया गया था। उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या लेके जाएगा जी? गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। याद रहेगा। तो चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ है? चौरी चौरा जगह तो उत्तर प्रदेश में है। तो इस आंदोलन को, किस आंदोलन को वापस ले लिया था? वो असहयोग आंदोलन। किसने, कौन नेतृत्व कर रहा था जी असहयोग आंदोलन का? तो महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। इसको क्या कर लिया था? वापस लिया। कितने पुलिसकर्मी मरे थे? याद रहेगा। तो कितना पुलिसकर्मी मरे थे? 21 पुलिसकर्मी को क्या जला दिया था? जिंदा जला दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब किया था जी? 1930 ईस्वी को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? 1930 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, सोहन सिंह भाखना ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है? कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। देखिए, सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र, तो कौन उद्योग नहीं है? तो सीमेंट। सीमेंट किस पे आधारित नहीं है? कृषि पे आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्थिति का कारण है तो क्या नहीं है? जनसंख्या। इजी है, जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुआ था? बताइए तो, भोपाल गैस त्रासदी किसके हिसाब से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। इसी गैस त्रासदी के कारण क्या होता है? गैस रिसाव जो हुआ था ना, भोपाल में बहुत से लोग मारे गए थे। कौन सा गैस? याद रहेगा, क्या बोलिएगा? मिथाइल
आइसोसाइनेट। इस गैस के हिसाब से क्या होता है, भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, अभी तक याद कर रहे हैं उसको हम सब। है देखिए, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? कौन जो है उपभोग किया जाता है, तो कौन उपभोग किया जाता है? चीनी। तो उसमें किया जाता है, लो स्पोर्ट्स में लोकोमोटिव अलग है, लेकिन चीनी क्या करते हैं हम सब? उपभोग करते हैं, इसलिए कौन उपभोग उद्योग है? चीनी। नेक्स्ट में देखते हैं, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पे है? बताइए तो, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पे है जी? है देखिए आंसर क्या है, कावेरी। कावेरी पे कौन सा बांध है? याद रखिए, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पे है? तो याद रखिएगा किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? बोलिए, लोहा इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? देखिए बर्नपुर में लोहा इस्पात कंपनी, याद रखिएगा बर्नपुर में कौन सा कंपनी स्थित है? भारतीय लोह और इस्पात कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, है देखिए कितना था, केगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, केगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या? केगा। कौन से कर्नाटक? कौन से? केगा। तो केगा परमाणु विद्युत केंद्र कहां पे है? याद रहेगा, तो क्या बोलना है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? किसको रोपा जाता है? जानते हैं जी, रबर को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी रोपा जाता है, चाय को भी रोपा जाता है। ऑप्शन दिया में सभी, तो कौन रोपण फसल उदाहरण होगा? इनमें से सभी, सबको रोपा ही जाता है, जानते हैं जी। है देखिए कितना अच्छा, भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी? जल्दी बोलिए, जल ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुआ था? शिव समुद्रम में हुआ था। जल विद्युत ऊर्जा कहां हुआ था? इसे देखने से ही लग रहा है, शिव समुद्रम, समुद्र में जल बनाएगा जी। तो जल विद्युत ऊर्जा का क्या किया था? स्थापना। जल से क्या बनाएगा जी? विद्युत। कहां दिखे? इसमें लिख ले है, शिव समुद्रम में। कहां बनाया गया था जी? शिव समुद्रम में। पता चल रहा देखने से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत दिन से आप पढ़े होंगे, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है जी? उत्तराखंड में। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सॉरी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नई को क्या कहेंगे? खादर। और पुरानी को क्या कहते हैं? याद रखना, पुरानी। तो कोई पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? बांगर। और नई को क्या बोलते हैं? खादर। याद रहेगा ना। बोलेगा कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो क्या बोलेंगे आंसर? बांगर। ध्यान दीजिएगा, बांगर कैसा है? पुराना। और नया कौन है? नई जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण कौन है? खादर। याद रहेगा ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बी, बांगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन लो एक्स का एक प्रकार है? लो एक्स का प्रकार कौन है? हेमेटाइट। पढ़े होंगे, हेमाटाइट। लो एक्स का प्रकार कौन सा है? हेमाटाइट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए पढ़े होंगे, देखिए भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? मकान बनाते हैं जिसमें सीमेंट लगता है ईटा जोड़ने में, वही सीमेंट का पूछ रहा है। पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिए, कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। चेन्नई जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पे क्या किया था? समुद्र भी है, पहाड़ भी थोड़ा सा टाइप का क्षेत्र है, तो वहां पे क्या बनाया गया? सीमेंट बनाने के लिए पहली फैक्ट्री डाली गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। याद रखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जनक बताइए किसको कहा था? आयुर्वेद का जनक क्या है? धन्वंतरी को कहा था। धन्वंतरी को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कैसे कहा था? धन्वंतरी को। योग का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? अलग है, शिक्षा मतलब चिकित्सक में जनक अच्छा रखो। तो आयुर्वेद में क्या हो जाएगा? धन्वंतरी। आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएगा? धन्वंतरी। याद रहेगा। है देखिए बहुत अच्छा है, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, जो नवीन है, कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नहीं समाप्त, तो लाइफ टाइम चलते रहता, नवीन है, नया है और सब दिन चलेगा। सब दिन क्या रहेगा? नया ही रहेगा, पुराना कभी भी नहीं होगा। उसको कौन सा कहते हैं जी? नवीन। देखिए ध्यान देना है, कहां बता रहे थे? आयुर्वेद का जनक हो गया था, यही देख रहे थे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है?
तो याद रखिएगा शोर। यहाँ पे सिखा रहे टेक्निक नवीन, मतलब क्या रहेगा जी, हमेशा नया रहेगा, कभी पुराना ही नहीं होगा। वह ऊर्जा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी नहीं समाप्त होगा, नया रहेगा, उसको क्या नवीकरणीय। तो कौन सा होता है, सौर ऊर्जा। कोयला सब क्या है, कभी खत्म हो जाता, पुराना हो जाता, इसीलिए क्या कहता है इसको, अनवीकरणीय। याद रहेगा ना, बिल्कुल। तो इसका अंदर क्या होगा, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोल, वर्ब आता है। टैक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है जानते होंगे, कैंसर के लिए उपचार के लिए किया जाता है टैक्सोल का उपयोग। कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टैक्सोल का। याद रखना है, टैक्सोल का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर है। देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल तुरंत बताते हैं, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। याद रहेगा, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। याद रखना है, ध्यान दीजिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ा है, तो किसका बढ़ा है जी, आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है, आर्सेनिक का। किसका संदूषीकरण बढ़ा, आर्सेनिक का। तो बिहार में अति जल दोहन से किसका संदूषीकरण हुआ है, आर्सेनिक का। बार बार इसको पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको पढ़ना है। ये देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। याद रखिएगा कौन है, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। देखिए नेक्स्ट में देखिएगा, ध्यान से देखना है और सीखना भी है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, आप जानते होंगे। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, बताइए। आप तो जानते हैं नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, दिया ऑप्शन, गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। तो क्या होगा आंसर जी, बताइए, महापौर बताया गया था आपको। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है, महापौर। नेक्स्ट में देखना है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली कहां जी, अपना बगल का ही पड़ोसी देश चीन। शी जिनपिंग वहां का जो है क्या है, राष्ट्रपति है, शी जिनपिंग। वहां कौन सी व्यवस्था, एक दलीय शासन प्रणाली है। कहां की दलीय शासन प्रणाली है, चीन की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी, देखिए यहाँ कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, बार बार पूछा जाता है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिएगा। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, समकालीन विश्व में अभी सबसे अच्छा सरकार का लोकप्रिय रूप कौन है, हर जगह है, जानते हैं, लोकतंत्र। जनता के द्वारा, जनता के लिए संचालित शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सा है, लोकतंत्र। राजतंत्र पहले का चलता था, सैनिक तो और खतरनाक हो जाता, नायकवाद तो और अच्छा नहीं होता। चलिए, तो लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। तारी विरोधी आंदोलन बताइए कहां से हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन जानते होंगे, आंध्र प्रदेश हुआ था जी। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में। त्राक से मार देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। पंचायती राज जो बनाया था महात्मा गांधी द्वारा, यही है, स्थानीय स्वशासन से। संविधान का अनुच्छेद 40 का प्रयोग किससे है, स्थानीय स्वशासन से है। देखिए फिर है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी, जल्दी बोलिए। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां हुआ था जी, राजस्थान में सबसे पहले हुआ था, नागौर जिला से। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला से। फिर आ गया, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, जानते हैं जी, ग्राम पंचायत। पंचायत में मुखिया जी होते हैं, फेमस, प्रधान जी होते हैं, प्रधानी बोला जाता है, प्रधानी। तो प्रधान कौन होते हैं गांव के, ग्राम पंचायत के, तो मुखिया। नगर निगम के कौन होते हैं, महापौर। नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं, महापौर। और पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, मुखिया जी। आईसी में और पूछता है, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम कचहरी दे देगा, कचहरी दे देगा तो क्या पूछेगा जी, कचहरी देगा तो सरपंच जी। सरपंच कहाँ का प्रधान होगा जी, कचहरी का। अब पंचायत का प्रधान कौन होगा जी, मुखिया। नगर निगम का प्रधान कौन होगा, महापौर। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, छोड़ना नहीं सब क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बोलिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जिला परिषद का कार्यकाल कितने सालों तक होता है जी, 5 वर्षों तक। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, 5 वर्षों का। कितना देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम सब क्वेश्चन जो ना सब धुआं उड़ा दीजिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, देखिए राजनीतिक दल को कौन देगा, राष्ट्रपति तो देगा नहीं, प्रधानमंत्री भी काहे देगा, संसद के द्वारा भी नहीं दिया जाता, किसके द्वारा दिया जाता जी,
निर्वाचन आयोग के द्वारा, याद रहेगा। तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसके चिन्ह को कौन प्रदान करता है जी, निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। कौन देता है राजनीतिक चिन्ह को, दलों को, राजनीतिक दलों को मान्यता भी देगा और उसका चिन्ह प्रदान करेगा। जैसे कमल छाप नहीं होता, बीजेपी का कमल छाप, कांग्रेस का हाथ छाप है, जेडीयू का जो है कि तीर छाप है, आरजेडी का लालटेन छाप है, तो उसको कौन दिया होगा चिन्ह, तो निर्वाचन आयोग देगा। कौन देगा चिन्ह, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ था, 1946 में। तो याद रखना है सब क्वेश्चन, बार बार आता है। देखिए निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाएगा, नगर, नगर का प्रथम नागरिक होगा, नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होगा, महापौर। नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे माना जाएगा, महापौर को। और गांव का किसको माना जाएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया। अब देश का किसको माना जाएगा, देखिए देखिए बताते, कंफर्म होना, ध्यान देना। नगर का प्रथम नागरिक महापौर, पंचायत का प्रथम नागरिक मुखिया, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए निम्न में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, किस क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की है, लोकसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, पंचायती राज में। पंचायती राज में क्या दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था दी है। किसमें महिलाओं आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, पंचायती राज में। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ, बताइए, ये हाल ही में हुआ है, 2024 में चुनाव हुआ था, अभी हाल ही में, जानते हैं 24 में चुनाव हुआ था। कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था जी, 18वीं लोकसभा का। कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, कौन सा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। है देखिए फिर आ गया, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, देखिए पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, बताइए, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग। तो कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। कोई पूछेगा कभी भी पंचायत का चुनाव जो करवाता है, कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग। देखिए बार बार इसको पढ़िएगा ना, मजा आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन तो बुझाया। देखिए फिर आ गया, आया नहीं, बताए थे ना पहले, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था, बताइए, तो सरपंच। कचहरी को बताए थे ना, और ग्राम पंचायत का मुखिया। चलिए तो कौन इसका प्रधान होगा, सरपंच। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा, पता जानते होंगे, सबसे पुराना बैंक पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना बैंक है। नेक्स्ट में देखिए है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिहार के विकास के बिना, जानते हैं हम सब बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा था जी, बताइए, याद कीजिए, हमारे देश के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार का जब तक विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं हो सकता। इसे मिसाइल मैन के नाम से जाना। देखिए कितना ज्यादा बिहार को अभी पिछड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी राज्य दुर्व्यवहार की तरह व्यवहार किया जाता है। बताया गया अब्दुल कलाम के द्वारा, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो ये कथन किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखना बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, बहुत महान व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए राष्ट्र की आय, देश का पूरा आय दे दिया और देश का पूरा जनसंख्या से भाग देगा तो क्या निकल जाएगा जी, प्रति व्यक्ति आय। क्या निकल जाएगा जी, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के लिए भी परिभाषा पूछा था, तो बोले प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, बोलेगा राष्ट्र के आय में कुल जनसंख्या से भाग देने से क्या प्राप्त होता है जी, प्रति व्यक्ति आय। बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना है, देखिए बड़ा अच्छा है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, बोलिए, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा, जल्दी बोलिए, गोवा। प्रति व्यक्ति राज्य वाला कौन सा राज्य है, गोवा। ऐसा तो ऐसे मार दीजिएगा, सब धुआं धुआं उड़ा दीजिए। ये बताइए तो केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं, बोलिए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, याद रखिए किस स्तर पर काम करता है, जिला स्तर पे काम करता है। किस पे काम करता है, जिला स्तर पे। सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है जी, जिला स्तर पे। बहुत बार पूछा जाता है जी। ये बताइए तो, बहुत अच्छा सुना। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, प्राथमिक कृषि साख समिति होता है, कृषकों को क्या कर्जा देता है, ऋण देता है।
तो कैसा प्रदान करता है, अल्पकालीन भी देता है, कम समय के लिए भी देता है, मध्यकालीन थोड़ा सा बीच वाला भी देता है, दीर्घकालीन ज्यादा समय के लिए आता है। इसलिए इनमें से क्या होता है, सभ्य सभ्य प्रकार का ऋण प्रदान करता है, छोटा वाला भी, कम समय वाला, मिडिल समय वाला, ज्यादा वाला भी। तो पूछेगा प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करता है, तो क्या बोलेगा, सभी, अल्पकालीन भी देता है, मध्यकालीन भी देता है और दीर्घकालीन भी देता है। तो नेक्स्ट में देखना है देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की थी, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। पूछेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना है, कब बोलना है, 1975 ईस्वी को। कितना अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, निम्न में कौन सा खाता, खाता जानते हैं जी, विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खुलवाया था। आप सभी बैंक में खाता खोले होंगे, देखेंगे खुलवाया गया होगा सेविंग अकाउंट, आपको क्या खोला गया होगा, सेविंग अकाउंट। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, उसको खोला जाता है कौन सा अकाउंट जी, चालू अकाउंट खोला जाता है, करेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं। कौन सा अकाउंट खोला जाता है, चालू अकाउंट, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, करेंट। और जमा वाला को क्या कहता है, सेविंग अकाउंट। तो बचवा से कौन सा अकाउंट खुलवाया गया होगा, सेविंग। जो व्यापारी रहता है उसको कौन सा अकाउंट खुलवाया जाता है, करेंट अकाउंट, जिसको क्या कहता है हिंदी में, चालू जमा, चालू जमा खाता। इंग्लिश में दिया है देखिए, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट और दिया गया सेविंग डिपॉजिट। आप बचवा लोग को कौन खुलवाया गया होगा, सेविंग। लेकिन व्यापारी को कौन खुलवाया जाता है, करेंट डिपॉजिट अकाउंट। चलिए, है देखिए, बार बार क्वेश्चन 3-4 बार बताया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था जी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का नाम भी बदल दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, अब नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, प्रधानमंत्री होते हैं। अब उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया जी, नीति आयोग। तो पूछेगा, याद रहेगा, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया जी, याद रहेगा, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया, नीति आयोग। तो कभी कभी यह पूछ देता है, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसका याद रहेगा, योजना आयोग कब गठित किया गया था, 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जानते होंगे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा क्या था, मानव विकास रिपोर्ट। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट में देखिए, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है, जल्दी बोलिए, वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है, 12 है। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 12। वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है, 12। कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है, तो उसका संख्या कितना है, 12। नेक्स्ट में देखिए, देखिए, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा, जानते हैं प्लास्टिक का, एटीएम आप देखे होंगे, एटीएम से पैसा निकालते हैं। एटीएम को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यही कौन सा मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा। चेकबुक तो दूसरा जानते हैं, चेक काट के देता है, ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट होता है, इनमें सभी तो नहीं होगा। प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है, एटीएम कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 को बचा है मात्र, तुरंत देख खत्म कर देते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, जल्दी बोलिए, भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सॉरी किस राज्य में हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, बताइए तो। सूचना का अधिकार का आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ, राजस्थान से हुआ। तो सूचना का अधिकार, इसको आरटीआई करते, बोलते ना, आरटीआई कर देता, पता प्राप्त करता, क्या सूचना मिला, तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका अधिकार कब मिला था जी, आरटीआई। कहां से शुरू किया गया था जी, राजस्थान से, याद रहेगा। सूचना का अधिकार आरटीआई कहां, किस राज्य से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, राजस्थान। सूचना का अधिकार किस राज्य से शुरू हुआ था, राजस्थान से। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा, जल्दी बोलिए। तो ज्यादा पैसा कारोबार कहाँ होता है जी, मुंबई में होता है, याद रखना। वित्तीय राजधानी, तो ज्यादा पैसा उसा कारोबार कहाँ होता है जी, मुंबई में। तो वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है, बताइए। बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ का लोग कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, छाप रहा है जी, कौन छाप रहा है जी, पटना वाले छाप रहे हैं, पटना वाले पैसा छाप रहे हैं एकदम पूरा। किस
जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो क्या बोलिएगा जी? पटना। तब ना सब लोग देखा, आप सब हम सब जब अच्छा बनते हैं, कोई करते तो कहाँ चले जाते? पटना। पटना में बहुत पैसा कमाते हैं। तो प्रति व्यक्ति सब ज्यादा किसका है? पटना का। भुज किस राज्य में है? भुज, भुज किस राज्य में है? बोलिए, भुज किस राज्य में है? भुज बताइए, राजस्थान में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में? याद रखिएगा। भुज कहाँ जी? गुजरात में। यहीं से मोदी जी आते हैं। मोदी जी जो है अभी प्रधानमंत्री हमारे देश का, कहाँ के हैं जी? गुजरात। तो भुज कहाँ पे है जी? याद रहेगा, कहाँ रहेगा? गुजरात में है। भुज कहाँ पे है? गुजरात में। वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? 1934 में बिहार में कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था? याद रखिएगा, कौन सा आया था? भूकंप आया था। कौन आया था जी? भूकंप आया था। प्राकृतिक आपदा 1934 में कौन सा आया था बिहार में? याद रखिएगा, भूकंप आया था। नेक्स्ट देखिए, 4 गो बचा है मात्र। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते? जल्दी बोलिए, याद जानते हैं कोई भी? इंफ्रारेड कैमरा। ये इंफ्रारेड कैमरा होता है। कोई कोई आदमी जब बच्चा किसी नाली वगैरह में मतलब कोई छेद किया हुआ होता है ड्रम, उसमें फंस जाता है तो उसको इंफ्रारेड कैमरा उसको डाला जाता है, उसको बताया जाता है, बात किया जाता है और उससे देखा भी जाता है। तो मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए, खत्म होने वाला है, लास्ट 2 गो बचा है। भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? बताइए, भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? याद रखिएगा, केंद्र से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से। याद रखिए। देखिए, निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? याद रखिएगा, भूपटलीय दरार के क्षेत्र। भूपटलीय दरार के क्षेत्र क्या होता है? भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? जानबे नहीं करते जी, प्राकृतिक आपदा है कौन? यहाँ पूछा है कौन नहीं है। देखिए, कंफ्यूजन हो जाता है, बचवा देख के यही मार देता है। कौन प्राकृतिक आपदा? मार देगा खटाक से, क्या मार देगा? सुनामी। मार देगा खटाक से भूकंप, मार देगा काट से बाढ़। तो नहीं मारना है। प्राकृतिक आपदा पूछा है, नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है, जहां देखता नहीं है बचवा जोश में पटाख मार देगा। कौन? भूकंप। सोचेगा प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो क्या मारेंगे जी? महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये क्या? मानव निर्मित आपदा। कैसा आपदा जी? मानव निर्मित आपदा। याद रखिएगा। तो प्राकृतिक आपदा कौन है? बाढ़, सुनामी, भूकंप। और प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो याद रखना है, महामारी। तो इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पूरे अच्छे से देखें ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन समझ में आए। नहीं समझ में आए 2-3 बार चेक करें, 2-3 बार देखें, आपको बिल्कुल सब क्वेश्चन को याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट होगा और क्वेश्चन कहां से आएगा। इस तरह से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मेरा ऑफलाइन एक सेंटर है, लुसेंट कंपटीशन क्लासेस, जो कि गिरावारी बाजार में फलका रोड में स्थित है। आप बिल्कुल आइए यहाँ पे और ऑफलाइन सेवा प्रदान कीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है ताकि आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। एक आवश्यक सूचना यह है कि अभी क्रैश कोर्स की सुविधा की गई है, जिसमें बहुत ही कम फी में जो भी बच्चे क्रैश कोर्स का ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। आपकी टाइमिंग 6 बजे से 8 बजे तक है। लुसेंट कंपटीशन क्लास में आपका एकदम स्वागत है। बिल्कुल आइए, बिना समय गंवाए हुए। एकदम लास्ट समय है, एकदम बिल्कुल अच्छा पढ़िए और बेहतर रिजल्ट पाइए। धन्यवाद।